Hello guys, how are you? I hope you all are doing excellent. This is Ashim Mishra, came with my channel Yours Medicos Library. So guys, इस वीडियो में हम गायनेकोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आए हैं जिसका नाम है प्लेजेंटल एब्जॉर्प्शन. गाइस ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता चलेंगे एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके सो गाइस ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ. सो लेट्स बिगिन गाइस. आइए गाइस, अब हम प्लेजेंटल एब्जॉर्प्शन के डेफिनेशन में आते हैं. ओके तो इसका सिंपल सा अगर हमें समझना है तो आप देख सकते हैं ये डायग्राम, ये प्लेजेंटा है. ओके ये प्लेजेंटा यूट्रस के दीवारों से अटैच है. ओके गाइस प्लेजेंटा कब बाहर आता है? जब डिलीवरी के दौरान, जब बेबी बाहर आता है उसके बाद प्लेजेंटा बाहर आता है. ओके बट इस कंडीशन में, मतलब कि ये जो प्लेजेंटल एब्जॉर्प्शन है, इस कंडीशन में क्या होता है कि प्री मैच्योर सेपरेट हो जाता है. मतलब कि डिलीवरी से पहले ही प्लेजेंटा यूट्रस से सेपरेट हो जाता है. ओके तो इससे क्या होती है, इससे बहुत सारी ब्लीडिंग होती है जो यूट्रस की दीवारों में इकट्ठा हो जाती है. ओके तो इसको बोलते हैं प्लेजेंटल एब्जॉर्प्शन, मतलब कि प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ अ नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेजेंटा. ओके कि डिलीवरी से पहले ही प्लेजेंटा सेपरेट हो गया है. तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन ये हुआ. आइए अब हम समझते हैं कि कौन से ऐसे एटियोलॉजिकल फैक्टर या पॉजिटिव फैक्टर होते हैं ओके जो प्लेजेंटल एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करते हैं, मतलब कि प्री मैच्योर डिटैचमेंट ऑफ प्लेजेंटा फ्रॉम द यूट्रस. ओके तो उसके लिए पहला जो पॉजिटिव फैक्टर होता है वो है मैटरनल हाइपरटेंशन. ओके इस कंडीशन में ये चीज़ें जो प्लेजेंटा एब्जॉर्ब हो जाता है, ओके डिटैच हो जाता है प्री मैच्योरली, ओके डिलीवरी से पहले ही. ओके दूसरा होता है कोकेन एब्यूज़ करना. ओके तीसरा होता है स्मोकर जो स्मोक करते हैं. ओके चौथा होता है वो वुमेन जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा होती है. ओके उनमें ये जो एब्जॉर्प्शन वाला कंडीशन रहता है प्लेजेंटा का वो ज़्यादा होता है. इसके बाद वाला फैक्टर आता है मल्टीपैरस. ओके मल्टीपैरस मतलब कि जिनके एक से ज़्यादा बच्चे रह चुके हैं. ओके जिनकी एक से ज़्यादा डिलीवरी हो चुकी है उनमें ये जो प्लेजेंटा होता है ये निकल जाता है. ओके डिलीवरी से पहले ही डिटैच हो जाता है फ्रॉम द यूट्रस. ओके उसके बाद आता है, जैसे मैंने बताया था, प्रीवियस एब्जॉर्प्शन. ओके प्रीवियस एब्जॉर्प्शन मतलब इससे पहले डिटैच हो चुका है. ओके इससे पहले जैसे कि प्रीवियस डिलीवरी के दौरान ऑलरेडी डिटैच हो चुका था. ओके अब इस प्रेगनेंसी में भी डिटैचमेंट हो सकता है. ओके ये फैक्टर है प्रीवियस एब्जॉर्प्शन. ओके उसके बाद है थ्रोम्बोफिलेस. थ्रोम्बोफिलेस का मतलब होता है कि थ्रोम्बस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ओके इस कंडीशन में. ओके उसके बाद है ट्विन प्रेगनेंसी और उसके बाद प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. ओके तो ये जो मेम्ब्रेन होते हैं यूट्रस का, ये प्री मैच्योरली एब्जॉर्ब कर जाते हैं. ओके रप्चर हो जाते हैं जिससे जो प्लेजेंटा होता है वो डिटैच हो जाता है. ओके फ्रॉम द यूट्रस. आइए समझते हैं कि जो प्लेजेंटल एब्जॉर्प्शन होता है उसके क्या टाइप होते हैं. देखिए गाइस इसके सिंपल देखा जाए तो कई क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, बट ये जो रिवील्ड एब्जॉर्प्शन है या कंसील्ड एब्जॉर्प्शन है इसको समझना बहुत ज़रूरी है एज ए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. ओके तो रिवील्ड एब्जॉर्प्शन को अगर सिंपल शब्दों में समझना है तो इसका मतलब ये होता है कि जब प्लेजेंटा डिटैच हो जाता है ओके फ्रॉम द यूट्रस तो ये जो ब्लड होता है ये ब्लड भी निकलने लगता है. ओके ये ब्लड बाहर निकल जाता है. वहीं अगर कंसील्ड में देखें तो ये ब्लड आके इकट्ठा रहता है. ओके जो ये यूट्रस की दीवारें होती हैं वहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है. तो ओके तो रिवील्ड का मतलब होता है कि ये रिवील हो रहा है, मतलब कि ब्लड बाहर आ रहा है. और कंसील्ड का मतलब होता है कि ये एक तरीके का सील हो गया है, ब्लड यहीं यूट्रस की दीवारों में फंस गया है. तो ये एक दो सिंपल सा एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया गया है एज ए हेमरेज पॉइंट ऑफ व्यू. ओके सो गाइज अब हम देखते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं प्लेजेंटल एब्जॉर्प्शन के. ओके गाइस देखिए ये जो प्लेजेंटल एब्जॉर्प्शन होता है ये लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होती है, मतलब कि ये जानलेवा प्रॉब्लम होती है दोनों के लिए. किसके लिए? मदर और बेबी के लिए, दोनों के लिए ये जानलेवा प्रॉब्लम होती है. ओके तो पहले आइए हम समझते हैं पहले कि मदर के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है प्लेजेंटल एब्जॉर्प्शन. ओके इसके बेसिकली 5 कारण है. पहला होता है शॉक. ओके एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण एक शॉक, ट्रॉमेटिक शॉक में मैटरनल या जो मदर होती है वो चली जाती है. ओके दूसरा आता है ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम. ओके जैसे मैंने बताया था थ्रोम्बोफिलेस. ओके तीसरा होता है कि जब देखिए गाइस ये एक तरीके का ऐसा कंडीशन है जिसमें हमें पता है कि ब्लड बहुत लॉस हो चुका है, तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड बैंक में प्रॉपर अमाउंट ऑफ उस ब्लड ग्रुप जो मैटरनल का है वो होना बहुत ज़रूरी है. ओके हमें कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है ब्लड की. उसके बाद आता है कि किडनी फेल हो जाना या बाकी अदर ऑर्गन फेल हो जाना ड्यू टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड. ओके उसके बाद आता है कि देखिए हिस्टेरेक्टोमी भी हम कर सकते हैं, बट ये रेयर कंडीशन में आता है. हिस्टेरेक्टोमी की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें पता है कि यूट्राइन ब्लीडिंग
रुक नहीं सकता या हम उसे रोक नहीं सकते तो हमें हिस्टेरेक्टोमी करना ही पड़ता है, ये लास्ट ऑप्शन रहता है। ओके, तो ये कुछ चेंजेस हमें देखने मिलती है मैटरनल की कंडीशन में। ओके, शॉक, ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम, ओके, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड होना चाहिए प्रॉपर, जो उनके रिक्वायर्ड ब्लड ग्रुप हो। ओके, और जो किडनी फेल हो रहा है, ओके, या जो बाकी ऑर्गन फेल हो रहा है, वो चीज़ें होती है मैटरनल कंडीशन में। ओके, इस दौरान, ओके, एब्जॉर्प्शन में। और लास्ट ऑप्शन अगर बचता है वो है हिस्टेरेक्टोमी, अगर हम यूट्राइन ब्लीडिंग को स्टॉप ना कर पाए। ओके, ये रही चेंजेस मदर में। अब आते हैं बेबी में क्या क्या चेंजेस होता है। सबसे पहला होता है रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ। ओके, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिएंट ही नहीं मिल पाता बच्चों को। ओके, ड्यू टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। ओके, उसके बाद आता है ये जो ब्लड लॉस के कारण प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाता। ओके, इनफ ऑक्सीजन बच्चों को नहीं मिल पाती है। ओके, उसके बाद आता है प्री मैच्योर बर्थ। ओके, ये 3 कंडीशन रही हैं फॉर द बेबी। ओके, तो ये सब कॉम्प्लिकेशन आती हैं बेबी के लिए। तो हमने देखा है कि मदर्स के लिए क्या क्या 5 कॉम्प्लिकेशन आती हैं और बेबीज़ के लिए ये 3 कॉम्प्लिकेशन आती है, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। आइए अब हम समझते हैं कि शेर क्लासिफिकेशन क्या होता है, या इसका दूसरा नाम होता है पेज क्लासिफिकेशन। ओके, ये क्लासिफिकेशन बहुत ही एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। ओके, इससे बहुत सारे एमसीक्यू आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन बताता है कि जो ये प्लेजेंटल एब्जॉर्प्शन होता है उसको कैसे डिवाइड किया है स्टेजेस में। ओके, किस तरीके से ब्लीडिंग कौन से टाइम में होती है। ओके, ओके गाइस, देखिए स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 इस पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, इस तरीके से जो ये क्लासिफिकेशन है उसको डिवाइड किया है। ओके, स्टेज 1 या इसको दूसरा नाम है टाइप 1 भी बोल सकते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो डिलीवरी के बाद दिखता है। ओके, ब्लड सीन आफ्टर डिलीवरी। ओके, उसमें क्या होता है कि पेशेंट स्टेबल होता है, मैटरनल जो मदर होती है वो स्टेबल होती है, जो बच्चे की हार्ट रेट होती है वो भी नॉर्मल होती है, और यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्टिंग एबिलिटी होती है वो भी नॉर्मल रहती है। ओके, तो ये सब चीज़ें सब नॉर्मल रहता है। ओके, वहीं आते हैं स्टेज 2 में। ओके, या टाइप 2 बोल सकते हैं। ओके, इस दौरान क्या होता है, ब्लड हमें लेबर के दौरान हमें दिखता है। ओके, वहीं यूट्रस का जो यूट्रस टेटनी हो जाती है, मतलब यूट्रस सख्त होने लगता है। ओके, वहीं जो फीटल हार्ट रेट होती है वो भी उस टाइम नॉर्मल रहती है। ओके, तो ये तीनों चीज़ें देखने मिलती हैं। ओके, इसमें अगर हम देखा जाए तो नॉर्मल चीज़ें सिर्फ यही है, फीटल हार्ट रेट नॉर्मल रहती है, और एबनॉर्मल में आता है यूट्रस का जो जकड़ना ज़्यादा हो जाता है। ओके, यूट्रस ज़्यादा जोर से जकड़ने लगता है, और जो ब्लड हमें लेबर के दौरान दिखने मिलता है। ओके, ये दोनों एबनॉर्मल है और ये तीसरा वाला नॉर्मल कंडीशन है। वहीं आता है स्टेज 3 या टाइप 3। ओके, इस दौरान जो ब्लड होता है, ब्लीडिंग कंडीशन आती है, ये कब आती है, ये आती है डिलीवरी से पहले। ओके, वहीं से डिलीवरी से पहले ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये कंडीशन बहुत सेवियर होती है, मोस्ट सेवियर होती है, और इसमें यूट्राइन टेटनी बढ़ने लगती है, मतलब कि जो यूट्रस सख्त होने लगता है वो बहुत ज़्यादा जोरों से होने लगता है, और अलॉन्ग विद ब्लीडिंग होने लगती है उस दौरान। और उस कंडीशन में क्या आता है कि जो फीटल हार्ट रेट है वो एबनॉर्मल होता है, मतलब कि फीटल डिस्ट्रेस, इसका मतलब होता है कि जो हार्ट रेट होता है लेस देन 110 ओके होने लगता है। और उसमें क्या होता है कि कभी कभी जो फीटल हार्ट रेट है वो स्टॉप हो जाता है या फेल हो जाता है, जिससे फीटस की डेथ हो जाती है। ओके, तो गाइज ये 3 कंडीशन रहे। ओके, ये 3 स्टेजेस हैं जो बहुत ज़रूरी है समझना। ओके, अकॉर्डिंग टू द शेयर क्लासिफिकेशन। गाइज जब हमें प्लेसेंटल एब्जॉर्प्शन का डायग्नोसिस करना है तो डायग्नोसिस के लिए ये 3 पैरामीटर को हम लेके चलते हैं। ओके, ये 3 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, जिसमें सबसे कन्फर्मेटिव होता है अल्ट्रासाउंड। ओके, अल्ट्रासाउंड से हमें कंफर्म हो जाता है कि ओके ये प्लेसेंटल एब्जॉर्प्शन है। ओके, इसके अलावा भी हम देख सकते हैं कि या मॉनिटर कर सकते हैं फीटल हार्ट रेट। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फीटल हार्ट रेट लेस देन 110 हो गया तो ये फीटल डिस्ट्रेस सिंड्रोम की ओर बढ़ता है। ओके, लेबोरेटरी टेस्ट में हम ये चेक करेंगे ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। ओके, ब्लड टेस्ट में हम सीबीसी प्रॉपरली देखेंगे। ओके, कंप्लीट ब्लड काउंट। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें कम है, क्या क्या चीज़ें नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है। ओके, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, इससे हम अंदाज़ा लगा पाएंगे या आइडेंटिफाई कर पाएंगे या मॉनिटर कर पाएंगे कि किस तरीके से चेंजेस हमें देखने मिलती हैं एज अ प्लेसेंटल एब्जॉर्प्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, बट इन तीनों में सबसे बेस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट है अल्ट्रासाउंड। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में ये बताया गया है कि इसमें 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पहला होता है वजाइनल ब्लीडिंग। ओके, ये हमें देखने मिलता है प्लेसेंटल एब्जॉर्प्शन में। ओके, ये क्लिनिकली हमें पता चलता है। सेकंड आता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ओके, इसका कॉन्ट्रैक्टिंग पावर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, बहुत ज़ोरों से होने लगता है। ओके, इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि यूट्रस टेटनी भी बोल सकते हैं, जो यूट्रस सख्त होने लगता है। ओके, जकड़ने लगता है। उसके बाद है एब्डोमिनल और बैक पेन होना शुरू होता है। ओके, तो ये 3
कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एक तरीके से हमें क्लिनिकली पता चलता है। जो सिचुएशन है ये प्लाजेंटल एब्जॉर्प्शन की ओर बता रहा है। आइए गाइज हम ये जो प्लाजेंटल एब्जॉर्प्शन है इसके ट्रीटमेंट या इसके मैनेजमेंट को समझते हैं ऐसे कंडीशन या क्लिनिकल केस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, मान लीजिए कोई एक पेशेंट आता है ओके प्लाजेंटल एब्जॉर्प्शन के साथ एट टर्म में। ओके, टर्म का मतलब होता है मोर देन 37 वीक ऑफ गेस्टेशनल पीरियड। ओके, इस दौरान आपने जब इन्वेस्टिगेट किया है ओके और उसमें अगर बेबी स्टेबल है या मदर स्टेबल है तो हम सिजेरियन सेक्शन नहीं जाएंगे। ओके, उस दौरान हम नॉर्मल डिलीवरी पर जाएंगे। सिजेरियन सेक्शन तभी करेंगे जब फीटल डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा। फीटल डिस्ट्रेस सिंड्रोम का मतलब होता है कि जो फीटल हार्ट रेट है वो लेस देन 110 mmHg हो। ओके, उस दौरान हम सिर्फ सिजेरियन सेक्शन पर जाएंगे क्योंकि सिजेरियन सेक्शन ये लास्ट ऑप्शन बचता है। ओके, तो इस दौरान हम नॉर्मल डिलीवरी कैसे करेंगे? ओके, जब बेबी स्टेबल होगा या मदर स्टेबल होगा। ओके, तो नॉर्मल डिलीवरी हम ऐसे करेंगे कि हम जो मेम्ब्रेन होती हैं, जो एमनियोटिक सैक होते हैं, उसको आर्टिफिशियली इंटेंशनली उसको कट करते हैं। ओके, और उसके बाद हम नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करते हैं। बट गाइस ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई पेशेंट एब्जॉर्प्शन के साथ आता है तो और हमें जब ये कंडीशन मिलती है ओके बेबी स्टेबल है या मदर स्टेबल है तो नॉर्मल डिलीवरी बहुत जल्दी शुरू करनी पड़ती है। ओके, क्योंकि पेशेंट में ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन है, ब्लीडिंग बहुत हो रही है, तो हम ज़्यादा टाइम वेट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हमें जल्दी डिलीवरी या जो नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस है वो इनिशिएट करना पड़ेगा। अब हम दूसरे कंडीशन में देखते हैं। ओके, दूसरा क्लिनिकल केस देखते हैं। ओके, समझ लीजिए कोई एक पेशेंट आया है ओके जिसको प्लाजेंटल एब्जॉर्प्शन हुआ है और उस लेडी का गेस्टेशनल पीरियड है 32 वीक। ओके, इस पीरियड में वो आई है, प्रेजेंट करती है ओके विद प्लाजेंटल एब्जॉर्प्शन। हमें पता है कि 32 वीक में जो बेबी होता है उसका लंग मैच्योर नहीं रहता है। ओके, तो उस टाइम में हम क्या करते हैं? नॉर्मली हम ये करते हैं कि हम उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के थ्रू हम लंग को मैच्योर करवाते हैं। ओके, मतलब कि जो लेबर का जो गेस्टेशनल टाइम होता है उसको बढ़ाते हैं बाय टोकोलाइसिस। ओके, जैसे उसके थ्रू हम जोड़ देंगे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जैसे रिससिटेशन, स्टेरॉयड, सिडेशन, रेस्ट, मतलब कि ड्रिप चढ़ाना ओके सलाइन देना, ये सब प्रोसेस के थ्रू ओके हम लंग को मैच्योर करवाते हैं। बट गाइज अगर पेशेंट को एब्जॉर्प्शन हुआ है मतलब ब्लीडिंग हुई है ओके तो उस दौरान हम ये जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है उसकी ओर नहीं जाएंगे। ओके, हमारा एम रहेगा कि हम इसको जल्दी से जल्दी ओके आर्टिफिशियली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ओके प्लस स्टेरॉयड, मतलब कि जो एमनियोटिक सैक होते हैं ओके उसको हम इंटेंशनली रप्चर करेंगे ओके और स्टेरॉयड देके हम बेबी को डिलीवर कर देंगे। ओके, क्योंकि इस दौरान एब्जॉर्प्शन के दौरान हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को कभी ज़्यादा इनिशिएट नहीं करेंगे। ओके, ज़्यादा फॉलो नहीं करेंगे। उसका रीज़न मैं बता दूं क्योंकि एब्जॉर्प्शन के दौरान ओके जब ब्लड होता है, जब ब्लड बाहर काफ़ी ब्लीडिंग होती है ओके तो ब्लड क्लॉट के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। वो क्लॉट क्या होता है? जो हमारा टिश्यू है, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, जो हमारा प्रो क्लॉटिंग फैक्टर है, उसके कांटेक्ट में ब्लड आता है ओके वो हमारे सर्कुलेशन में जाता है। ओके, वो जो हमारा कोएगुलेशन का जो कैस्केड प्रोसेस है, एक्सटेंसिव कैस्केड प्रोसेस है, उसको इनिशिएट करता है, ट्रिगर करता है। वहाँ से कोएगुलोपैथी का प्रोसेस चालू होता है, फिर वहाँ से वो DIC मतलब डिसेमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोएगुलोपैथी होता है। डिसेमिनेटेड का मतलब क्या होता है? डिस्पर्स्ड, मतलब कि फैल जाना। ओके, इंट्रावेस्कुलर मतलब कि ब्लड वेसल्स में या ब्लड में ओके कोएगुलेशन जो क्लॉट बनते हैं वो फैल जाते हैं हर जगह ओके और जो सर्कुलेशन के थ्रू ट्रैवल करते हैं और जो बेबी होते हैं उसकी डेथ हो जाती है। ओके, तो ये प्रोसेस होना शुरू होता है एब्जॉर्प्शन के दौरान। तो इसीलिए हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पर नहीं जाते हैं। हमारा काम होता है कि जल्द से जल्द बेबी को डिलीवर कर दिया जाए। ओके, हम अगर वेट करेंगे लंग मैच्योरिटी का तो तब तक तो बेबी की डेथ हो चुकी रहेगी। तो उससे पहले हम ट्राई करेंगे कि आर्टिफिशियली जो मेम्ब्रेन होती है एमनियोटिक सैक की उसको रप्चर करना ओके और स्टेरॉयड देके बेबी को डिलीवर करना, ये एक तरीके का बेस्ट ऑप्शन रहता है। ओके, सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी पार्ट समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर अटेंशन एंड इफ यू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।